नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। तो आज की कक्षा में बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 12 जो है हमारा सांख्यिकी। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, जिसमें हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किन किन तरह से कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। हम इसमें 3 तरीके के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा दंडालेख, दूसरा है आयत चित्र और तीसरा है हमारा बारंबारता बहुभुज। तो आज के भाग में हम शुरू के 2 को पढ़ेंगे, यानी कि दंडालेख और आयत चित्र को। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखिए सांख्यिकी क्या होता है। तो अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन की गणित की जिस शाखा में हम करते हैं उसे बच्चों हम सांख्यिकी कहते हैं। मतलब कि आंकड़ों से संबंधित अध्ययन जिस गणित की शाखा में करेंगे उसे हम सांख्यिकी कहेंगे। क्लियर? अब आप देखो कि जो सांख्यिकी होता है यह अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स से लिया गया है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक राज्य। सांख्यिकी में सूचनाएं गणितीय अंकों के रूप में एकत्रित करते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास सूचनाएं हैं उन्हें हम गणितीय अंकों के रूप में एकत्रित करेंगे और उन्हें क्या कहेंगे, आंकड़े कहेंगे। क्लियर बच्चों? अब आप देखिए कि आंकड़ों का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हम उपयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में आंकड़ों के एकत्रीकरण से संबंधित कुछ उदाहरण हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, एक उदाहरण है आपका अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या। तो ये भी क्या है, हमारा एक आंकड़ा है। मान लीजिए आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो क्या हुई, ये आपकी एक जानकारी हुई जिसे हमने गणितीय अंकों के रूप में प्रदर्शित किया है। तो क्या हो गया, ये हमारा एक आंकड़ा हो गया। दूसरा देखिए, अपने विद्यालय की कक्षा 12 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो मान लेते हैं कि जो कक्षा 12 में है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, वो कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। तो क्या हो जाएंगे, इसमें 15 बच्चे हमारा आंकड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव परिणाम। तो जो चुनाव परिणाम है वो भी हमें गणितीय अंकों के रूप में प्राप्त होता है। और किसी क्रिकेट मैच में बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, दैनिक जीवन में आंकड़ों के एकत्रीकरण से संबंधित उदाहरण। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। कि जो हमारे पास ये जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं इनका हम आलेखीय निरूपण किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए कि हमने पढ़ा है कि प्राचीन कहावत है कि एक जो चित्र होता है वो 1000 शब्दों से अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारा चित्र होता है वो अलग अलग चीजों को बता पाता है। क्लियर बच्चों? और अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेख की सहायता से अच्छी प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके 3 तरीके। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है हमारे पास दंडालेख, दूसरा है आयत चित्र और तीसरा है हमारा बारंबारता बहुभुज। अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दंड आलेख के साथ में। तो दंड आलेख क्या है बच्चों, देखिए दंड आलेख क्या होगा, आपने क्या करोगे, 2 अक्ष बनाओगे। मान लीजिए ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। तो दंड आलेख कैसे बनाएंगे कि हम क्या करेंगे बच्चों कि जो भी हमारे पास में जानकारी है उसमें एक चर के रूप में लिखेंगे। माना कि हमने यहां पर एक चर के रूप में जानकारियों को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब इस चर के जो मान आएंगे उन्हें हम दर्शाएंगे वाई अक्ष पर। क्लियर? चरों को दर्शा दिया हमने एक्स अक्ष पर, जो भी हमारे पास जानकारी थी, और उनका जो गणितीय मान था उसको हमने दर्शा दिया वाई अक्ष पर। फिर हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर क्या करना है,
एक्स अक्ष पर दंड बनाने हैं। ये हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर इस प्रकार से दंड बना दिए और बराबर दूरी पर। ये दूरियां कैसी होनी चाहिए, इनके बीच की बराबर होनी चाहिए। इस तरह से हमने क्या बना दिए, ये दंड बना दिए और यही हमारा क्या होता है, दंडारेख होता है। इनके दोनों के बीच की जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। समझ में आया, क्या बनाया है हमने, दंड बनाए हैं। एक्स अक्ष पर जानकारी को इकट्ठा किया है चर के रूप में और उनके जो गणितीय मान हैं उन्हें हमने वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया है। तो देखिए, दंड आलेख एक आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें एक अक्ष, मान लिया वाई, एक्स अक्ष पर हमने क्या किया है, चर को व्यक्त किया है। और चर मतलब जिस सूचना का अध्ययन किया जा रहा है उसको हमने एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया है चर के रूप में, ठीक है। और वाई अक्ष पर हमने इसके मान को प्रदर्शित किया है। क्लियर। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर दंड बना रहे हैं। यहां पर हमने समान चौड़ाई के दंड खींचे हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरियां कैसी हैं बच्चों, बराबर है। जिनके बीच की दूरियां बराबर हैं और वाई अक्ष पर हमने इनके गणितीय मान को व्यक्त कर दिया जो कि हमारा दंडों की ऊंचाई को दिखाएगा। मतलब जैसे वाई पर आपका मान 5 हुआ तो वो आपका वाई दंड की जो ऊंचाई होगी वो 5 तक जाएगी। अगर 10 हुआ तो 10 तक आपका दंड की ऊंचाई जाएगी। इस तरह से हम यहां पर इसे दर्शाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण 1, नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आरेख बनाया गया। तो इन आंकड़ों से इन्होंने एक आरेख बनाया है। ये आपके पास में आरेख है। क्या है ये आपके पास, दंड आरेख है। देखिए, दंड बनाए हैं, बराबर दूरियां हैं और ऊंचाई यहां पर y के मानों को व्यक्त कर रही है। क्लियर बात है। तो क्या कह रहा है, देखो प्रश्न पूछ रहा है, ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। हमें बताना है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। अब आप दोबारा से आलेख को देखिए, हमने यहां पर एक्स अक्ष पर दर्शाया है महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। और वाई अक्ष पर हमने विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया है। तो आपका ये जो दंड आलेख है ये किस प्रकार आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। देखो, जनवरी में है तो जनवरी वाला जो है आपका दंड है ये 3 तक जा रहा है। इसका मतलब जनवरी माह में आपके 3 बच्चों का जन्म हुआ है। ये विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो जनवरी माह में आपके 3 विद्यार्थी, ठीक है। इसी प्रकार फरवरी में आपके 4, मार्च में आपका ये कहीं 2 के आसपास है। इस तरह से आपके ये दंड दिए गए हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो नवंबर, देखिए नवंबर कहां है, नवंबर, और दंड की ऊंचाई कहां तक जा रही है, ये आपकी कहां तक जा रही है, देखो 4 तक जा रही है। यहां पर जो ऊंचाई है ये नवंबर की, ये वाई पर कितने जा रही है, 4 जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि नवंबर के माह में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। किस प्रकार कहा है, देखो नवंबर ये रहा और नवंबर का जो दंड आरेख है उसकी ऊंचाई y के कितने मान तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो इसका उत्तर कितना हो गया कि नवंबर माह में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो क्या कह सकते हैं हम इसके हल में, नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ, 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ, ठीक है। यहां पर 4 विद्यार्थियों का हो गया है जन्म। समझ में आ गया दंड आलेख में आंकड़े किस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला देखिए, इसमें है किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो देखो दंड आलेख ये है आपके पास, बताओ कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो विद्यार्थियों के जन्म की संख्या हमने वाई पर प्रदर्शित की है
और किस प्रकार बताएंगे? जो हमारा दंड सबसे ऊंचा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे ऊंचा दंड है हमारे पास ये, और ये कहां पर जा रहा है? देखो, ये सबसे ऊंचा है ये, और सबसे ऊंचा है हमारा अगस्त के महीने का। सबसे ऊंचा दंड कौन से का है? ये है अगस्त के महीने का। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर अगस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि भाई किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। मतलब y अक्ष पर हमने विद्यार्थियों के जन्म की संख्या को प्रदर्शित किया है, और दंड की ऊंचाई ही y के मान को बताती है। तो जो दंड सबसे ऊंचा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे ऊंचा दंड कौन से महीने में है? अगस्त महीने में है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त महीने में। अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे अधिक कहां पे हुआ है? अगस्त महीने में। क्लियर बच्चों? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो अब आप देखिए, उदाहरण 2 है। एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई है। तो किस प्रकार खर्चा बांटा है इन्होंने? देखो, ये हो गए मद और ये हो गए खर्च 1,000 रुपयों में। ठीक है, तो देखिए, ग्रॉसरी परचूने के सामान पर जा रहे हैं 4,000, क्योंकि 1,000 रुपए में बताया है। किराया हो गया 5, बच्चों की शिक्षा 5, दवाइयां 2, ईंधन 2, मनोरंजन 1, विविध 1। और इसका मतलब क्या है? ये मान आपके हजारों में दिए गए हैं, मतलब 4,000, 5,000, 5,000, 2,000, इस तरह से। तो देखिए, ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाना है। तो देखिए, अब आपके पास में आंकड़े हैं और आपको दंड आलेख बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जो हमारे पास में जानकारी है, यानी कि ग्रोसरी पे खर्चा, किराए पर, बच्चों की शिक्षा, तो ये सारा तो जाएगा आपके एक्स अक्ष पर, और इनके जो गणितीय मान हैं वो सारे हमारे जाएंगे वाई अक्ष पर। यही तो करते हैं हम दंड आलेख में। ये सारा एक्स अक्ष पर और ये सब कुछ जाएगा वाई अक्ष पर। तो हमारा दंड आलेख इस प्रकार बनेगा। देखो देखो, ये हो गया ग्रॉसरी, किराया, शिक्षा। अब ग्रॉसरी पर कितना था? तो ग्रॉसरी पर था हमारा 4। तो इसका मतलब हमारे दंड की ऊंचाई 4 तक जाएगी। तो वाई पर हमने 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया। तो ग्रॉसरी पर हम कहां तक गए? 4 तक गए। इसी प्रकार किराए पे 5, तो किराए पे गए हम 5। ऐसे ही देखो, शिक्षा पर 5 गए हैं, तो शिक्षा पर कितने गए हम? 5 तक गए हैं। इसी प्रकार दवाइयों पर कहां पर गए हैं? देखो, दवाइयों पर हम 2 पर जा रहे हैं, दवाइयों पर 2 पर गए हैं। ईंधन पर भी 2 पर, मनोरंजन 1 और विविध 1। तो ये हमारी मदें हो गई, ये हमारे खर्चे हो गए, और हमने दंड बनाकर इस तरह से इन्हें दंड आलेख के रूप में दर्शा दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? देखो, ये बराबर दूरी है इनकी, और ऊंचाई हमारे y के मान को व्यक्त कर रही है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया दंड आलेख किस प्रकार से बनाया जाता है। ये बात ध्यान रखना कि जो दूरियां हैं इनके बीच की, ये बराबर होनी चाहिए। ऐसा मत कर देना कि इतने एक में तो ये दूरी कर दी, दूसरे में इतनी दूरी कर दो, वो गलत हो जाएगा। दूरियां आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गए सभी को? अब आप देखिए, अगला है हमारा आयत चित्र। हमने दंड आलेख तो समझ लिया, अब आयत चित्र किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले तो एक बात यह ध्यान रखना है कि यदि आंकड़े सतत वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हों। वर्ग अंतराल मतलब, वर्ग अंतराल मतलब जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? ये हमारा वर्ग अंतराल है। अब आप कहोगे कि सर ये तो वर्ग अंतराल हो गया, तो संतत वर्ग अंतराल क्या होता है? एक बात ध्यान रखना, यहां पर खत्म किससे हो रहा है? 10 से, और यहां पर दूसरी चालू कहां से हो रहा है? 10 से।
यहां पर खत्म 20, यहां पर चालू 20, ये पर 30 खत्म, यहां पर 30 से चालू। तो ये जो हमारा वर्ग अंतराल है ये किस प्रकार का है? ये हमारा संतत वर्ग अंतराल है। किस प्रकार का है ये हमारा? ये है संतत वर्ग अंतराल। और यदि आपको बोले कि असंतत वर्ग अंतराल क्या होगा, तो देखो यदि ये 10 यहां पर है तो 10 यहां पर होना चाहिए। तो यदि हम इसको इस प्रकार लिख दें कि 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, तो बताओ अब ये वर्ग अंतराल कैसा हो जाएगा? ये हमारा असंतत वर्ग अंतराल हो जाएगा। ये हो जाएगा असंतत वर्ग अंतराल। कैसा हो गया ये हमारा? ये हो गया असंतत वर्ग अंतराल। तो समझ में आ गया संतत वर्ग अंतराल किस प्रकार का होगा। तो यदि आंकड़े संतत वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हों तब इन्हें आयत चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हमारे पास में संतत वर्ग अंतराल होगा तो हम इन्हें आयत चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर बात? और आयत चित्र दंड आलेख का ही एक विशेष रूप होता है। समझ में आ गया? आयत चित्र क्या है आपका? दंड आलेख का ही एक विशेष रूप है। अब देखो किस प्रकार कर सकते हैं इसे। तो आपके पास मान लीजिए कि इस प्रकार कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो देखो समझो, आपके पास क्या है? ये भार दिया गया है और ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। और आपके पास जो वर्ग अंतराल है ये किस प्रकार का है? देखो 35.5 से खत्म हो रहा था तो यहां पर भी हमने चालू किया है 35.5 से। यहां पर है 40.5, 40.5, 50.5, 50.5, 55.5, 55.5। तो ये वर्ग अंतराल कैसा हुआ बच्चों? ये हमारा होता है संतत वर्ग अंतराल। अब मान लीजिए कि यदि आपको ये संतत वर्ग अंतराल ना देके असंतत दे देता, किस प्रकार का देता या फिर जैसे भी देता, तब हम इसे संतत में चेंज करते। वो हम आगे उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार हम इसे संतत में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है तो क्या करेंगे? देखो यहां से हम दंडालेख भी बना सकते हैं और यहां से हम आयत चित्र भी बना सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे? ये देखो यहां पर हमने बनाया है ये आयत चित्र। अब आप कहोगे सर ये आयत चित्र है, दंड आलेख क्यों नहीं है? इनके बीच में देखो जगह नहीं छोड़ी गई है। ये जो हमने दंड बनाए हैं क्या हमने इनके बीच में जगह छोड़ी है? नहीं छोड़ी बिल्कुल भी जगह। तो ये देखो 30.5 पे कितना था? 30.5 ये जो हमारा था ये हमारा 9 हो गया। 30.5 से लेके 35.5 यहां तक हमारा कहां तक जा रहा है? ये 9 तक जा रहा है। फिर अगला वर्ग अंतराल है 35.5 से 40.5, तो 35.5 से 40.5। तो डिफरेंस समझ में आया दंड आलेख और आयत चित्र में? दंड आलेख में इनके बीच में बराबर दूरियां थी और आयत चित्र में हमने इनके बीच में दूरियां नहीं छोड़ी हैं। देखो जैसे ही ये वाला खत्म हुआ अगला वाला चालू हो गया, फिर अगला वाला, फिर इसके अगला, फिर इससे अगला, फिर इससे अगला, और इन पर इनके मान हो गए। ये सारे समझ में आ गया? ये सारे इनके मान हो गए। 40.5 से 45.5 पर कितना मान है? ये हमारा 15 है। तो यहां पर इस वर्ग अंतराल में ये हमारा दंड 15 तक चला गया। तो सबको समझ में आ गया कि आयत चित्र और दंड आलेख में क्या क्या फर्क है। क्लियर? बीच में जगह छूटी गई है तो दंड आलेख है, और बीच में जगह नहीं छोड़ी गई है हमारा वर्ग अंतराल कैसा है? वर्ग अंतराल संतत है। तो ये हो गया हमारा आयत चित्र। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बस इस वर्ग अंतराल पर जो मान था यहां तक हम लेके चले गए, फिर इस वर्ग अंतराल पर जो मान है उतनी ऊंचाई तक हम हमारे दंड को लेके चले गए। ठीक है, अब देखिए आप उदाहरण 3 है। एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम हैं
और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक है, अतः उसने विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 इस प्रकार के विभिन्न मापों के बीच में बांट दिया है। और क्या कह रहा है आपको, ये आपके पास इस प्रकार से ये दिया गया है, 70 और उससे अधिक को एक साथ बांट दिया और बाकी ये वर्ग अंतरालों में इस प्रकार से उसने विद्यार्थियों को बांट दिया है। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न कि किसी विद्यार्थी ने इस सारणी का एक आयतचित्र बनाया जिसे अग्र आकृति में दिखाया गया है। इस आलेखीय निरूपण की जांच सावधानी से कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह आलेख आंकड़ों का सही निरूपण करता है? तो ये किसी ने बना दिया इसका आयत चित्र। अब हमें क्या बताना है कि क्या ये जो हमारा आयत चित्र है वो हमारे आंकड़ों का सही निरूपण करता है या नहीं करता है। तो देखिए क्या कह सकते हैं हम इस आयत चित्र के बारे में। तो ये हमारे पास में आंकड़ा है। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल हमारा संतत होगा। देखो यहां पर 20 खत्म हो रहा है, यहां पर 20 है, ये 30 है, ये 30 है, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो संतत है, और संतत है मतलब आयत चित्र बन सकता है। तो आयत चित्र बना देंगे। 0 से 20 पर ऊंचाई आपकी 7 तक जानी चाहिए। तो देखो क्या किया है, 0 10 20 30 40 इस प्रकार से एक्स में बांटा है, 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से वाई अक्ष में। मतलब एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2। क्लियर। अब देखो 0 से 20 पर आपकी कितना था, ये आपके 0 से 20 पर 7 था, तो 0 से 20 पर ये आपका 7 चला गया। ये कितना है, चलो लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, एक एक के मान। तो 0 से 20 पर आपका ये कितना चला गया, ये 7 तक गया है। फिर 20 से 30 वाला देखो, 20 से 30 वाले में 10 जाना चाहिए था, तो ये गया है आपके 10 तक, बिल्कुल देखो 10 के सीध में है। 30 से 40 देखो, 30 से 40 में 10 तक जाना चाहिए, 30 से 40 में ये 10 तक जा रहा है। अब तक बिल्कुल सही बन रहा है आलेख, कोई कमी नहीं है अब तक आलेख में। आगे बढ़ते जाइए, 40 से 50 चेक करो, 40 से 50 में कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और 50 से 60 में भी 20 आना चाहिए। तो क्या सही है, 40 से 50 में देखो ये 20 के सामने है, तो ये 20 आ गया, और 50 से 60 में भी 20 है। अब तक कोई कमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आयत चित्र सही बन रहा है। आगे देखो 60 से 70, 60 से 70 15 आना चाहिए, 60 से 70 ये 15 देखो, मिलाओ 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 15, तो ये 15 आ रहा है। और देखो 70 से लेके अगला है हमारा 100, 70 से या उससे अधिक, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो 70 और उससे अधिक पे हमारे 8 बच्चे हैं। तो देख लो 70 और उससे अधिक यानी 70 से 100 तक गए, ये हमारे कहां तक जा रहे हैं, 8 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 आ गया, यहां तक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप खुद सोचो थोड़ा सा, एक अगर आप सोचने की कोशिश करो तो देखो यहां पर 10 का फर्क था, देखो आप अंतराल को दोबारा चेक करो, इनके बीच में 10 10 10 10 10, लेकिन यहां पर बीच में है 20 और यहां पर है 70 से 100, मतलब कि 30 का वर्ग अंतराल। तो इसका मतलब इनका जो अंतर है वो अलग अलग आ रहा है, और अलग अलग आ रहा है तो क्या इस प्रकार का आयत चित्र सही होगा कि गलत होगा। ये आयत चित्र हमारा पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि देखो इस वाले में अंतर 10 10 10 10 10, लेकिन यहां पर 20 का और यहां पर 30 का, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में यहां पर फर्क है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें सही आयत चित्र बनाना है तो हमें आयत की लंबाई भी निकालनी है और आयत की चौड़ाई भी निकालनी होगी। भाई ये जो हमने दंड बनाए हैं, जो आयत बनाए हैं, हमें क्या करना होगा, इनकी लंबाई और चौड़ाई को निकालना होगा। और वो किस प्रकार किया जाता है, तो देखो तो क्या हुआ कि ये जो हमारा था ना आयत चित्र, ये सही निरूपण नहीं करता है।
क्लियर बात है। अब नहीं करता है तो सही निरूपण कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही निरूपण। देखो हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। आपके जो आयत है इसकी जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई किस प्रकार निकाली जाती है, ये चौड़ाई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो आपका ये जो वर्ग अंतराल है 0 से 20, इसके बीच में कितना अंतर है, 20 माइनस 0, 20 का अंतर है। तो इसकी चौड़ाई ही हमारी आयत की चौड़ाई होती है, तो 20 हो गया। अब देखो 20 से 30 के बीच में कितने का फर्क है, यहां पर हो जाएगा ये हमारा 30 माइनस के 20 बराबर कितना 10, तो इसकी चौड़ाई 10। यहां पर 40 माइनस 30 बराबर 10, यहां पर 50 माइनस 40 बराबर 10, यहां पर 60 माइनस 50 बराबर 10, और यहां पर 70 माइनस 60 बराबर 10। तो इनकी चौड़ाई 10 10 10 10 10, इसमें 20 और इसमें चौड़ाई आ जाएगी हमारी 30। ये हो जाएगा 100 माइनस 70 बराबर 30। तो चौड़ाई सबको निकालना आ गई कि किस प्रकार से हम इसकी चौड़ाई को निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी जो लंबाई होती है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो एक जो सूत्र है आपको लंबाई निकालने का, वो आपको याद करना होगा। किस प्रकार से करते हैं, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। देखो कि जो आयत की लंबाई है वो हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं। तो ये सूत्र याद रखना है आपको कि आयत की लंबाई क्या होगा, बराबर में बारंबारता का मतलब क्या होता है, जितने भी उसका मान बार बार आया है तो वो हो जाएगा बारंबारता। तो देखो 7 हो गई 0 से 20, देखो 0 से 20 के बीच में कितना था, 7 था। विद्यार्थी कितने हैं, 7 है, तो बारंबारता 7 हो गई थी। तो जब ये हमारे पास में बारंबारता है तो ये कितना हो जाता है, बारंबारता बटे में कितनी, चौड़ाई, और गुणा में आएगा आपका मिनिमम चौड़ाई। क्या आएगा, मिनिमम चौड़ाई। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या होगा, आपके आयत की लंबाई का सूत्र आपके पास में ये होता है, यानी कि बारंबारता बटे चौड़ाई गुणा में मिनिमम चौड़ाई। तो देखो बारंबारता 7 है, 7 है, चौड़ाई 20 20, और मिनिमम कितनी है चौड़ाई 10 है, तो 10 से गुणा कर दिया। फिर 10 बटे 10 गुणा 10, 10 बटे 10 गुणा 10, 20 बटे 10 गुणा 10, 20 बटे 10 गुणा 10, 15 बटे 10 गुणा 10, और 8 बटे 30 गुणा 10। और ये हमारे क्या आ गए, आयत की सारी लंबाइयां आ गई। अब आपके पास में आयत की लंबाई है, चौड़ाई है, तो क्या हम आयत चित्र बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे, ये हमारा हो गया इसका आयत चित्र। सबसे पहले तो हमने अंतराल बनाए 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 100। या फिर हम कह सकते हैं कि एक एक की आप लंबाई भी देखो और चौड़ाई भी देखो। तो पहले वाला जो था उसकी लंबाई थी 3.5, चौड़ाई थी 20। चौड़ाई क्या होती है और लंबाई क्या होती है, जैसे देखो ये पर हमारा आयत है तो ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और ऊपर की तरफ ये हो जाएगी इसकी लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई, अब चौड़ाई में कितना जा रहे थे, चौड़ाई थी इसकी 20। तो देखो 0 से प्रारंभ किया, ये 20 तक हो गई इसकी चौड़ाई, और लंबाई कहां तक जा रही है, लंबाई जा रही है 3.5 तक। तो ये देखो ये हमारी इसकी यहां पर लंबाई कहां तक जा रही है, ये हमारी 3.5 तक जा रही है। तो ये हमारा हो गया एक आयत। समझ में आ गया, इसकी लंबाई 20 तक, चौड़ाई गई है 3.5 तक। अगला देखो, अगला है हमारा इसमें चौड़ाई 10, लंबाई 10। तो देखो 30 तक 20 तक आ गए थे, तो आगे 10 और चौड़ाई करनी है, तो 20 से 30, 10 चौड़ाई हो गई, 10 चौड़ाई हो गई। और लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में भी हम कहां तक गए हैं, 10 तक गए हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये हमारी इसकी लंबाई हो गई, लंबाई 10, चौड़ाई 10। अगले में भी क्या है, लंबाई 10, तो ये चौड़ाई 10, और ये हमारी लंबाई 10। ठीक है, तो लंबाई 10, चौड़ाई 10। अगले वाले में चौड़ाई कितनी है, 10 है, और लंबाई कितनी जा रही है, ये पूरी जो लंबाई है ये हमारी गई है 20 तक। तो चौड़ाई 10, लंबाई
20। अगले में देखो, चौड़ाई 10, लंबाई 20, ये पूरी हमारी हो गई इसकी लंबाई। अगले में चौड़ाई कितनी, 10, और हमारी इस बार लंबाई कितनी जा रही है, इस बार हमारी लंबाई गई है 15 तक। तो हम कहां तक गए हैं, चौड़ाई 10 60 से 70 और लंबाई हमारी ये हो गई 15। समझ में आ रहा है। और अगले में क्या है, चौड़ाई है हमारी 30, यानी 70 से लेके 100 तक की तो हमारी हो गई चौड़ाई, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2.67। तो यहां तक की हमारी ये जो लंबाई है ये हो जाएगी 2.67। तो इस तरह से हमने यहां पर इस आयत चित्र को बनाया है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया कि हमारा आयत चित्र किस प्रकार बनता है। हमें सबसे पहले लंबाई निकालनी होगी और चौड़ाई निकालनी होगी। चौड़ाई वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है वो हमारी चौड़ाई होती है, और लंबाई हम इस सूत्र से निकालते हैं, बारंबारता बटे चौड़ाई गुणा मिनिमम चौड़ाई। ठीक है, और जैसे ही लंबाई चौड़ाई प्राप्त हुई आप आयत चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। तो देखिए हमने इस भाग में क्या क्या पढ़ा। तो हमने जाना दंडालेख के बारे में। दंडालेख किस प्रकार बनाया जाता है कि सूचनाओं को एक चर x मानकर x अक्ष पर उन्हें लिखते हैं, और जो उनके गणितीय मान होते हैं उन्हें y अक्ष पर दर्शाते हैं, और हम यहां पर x पर दंड बनाते हैं, और उनकी जो ऊंचाई होती है दंड की वो y के मान तक जाती है, और दंडों के बीच में बराबर दूरी होती है। तो ये हमने दंडालेख में पढ़ा था। और आयत चित्र में क्या पढ़ा था, आयत चित्र में क्या होता है कि बराबर में बीच में दूरियां नहीं होती हैं, इनमें जो वर्ग अंतराल होता है वो संतत होता है। और बाद में हमने ये भी जाना कि हम पहले चौड़ाई निकालते हैं, फिर लंबाई निकालते हैं, और बाद में आयत चित्र हम बना सकते हैं। तो बच्चों ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, आयत चित्र का आलेखीय निरूपण किया जाता है। तो आयत चित्र का आलेखीय निरूपण हम दंडालेख से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आयत चित्र क्या होता है, दंडालेख का ही विशेष रूप होता है, और आयत चित्र से तो कर ही सकते हैं। तो बताओ कौन सा सही होगा, केवल ए या दोनों ए व ब। तो ये दोनों सही है, इस वजह से हमारा इसका द आंसर सही होगा। अगला देखो, आयत चित्र खींचने में बारंबारता को किस अक्ष पर लिया जाता है। तो आप सारे बताओ, आयत चित्र में बारंबारता कौन से अक्ष पर जाती है, एक्स अक्ष पर कि आपका वाई अक्ष पर। तो हमें पता है बारंबारता हमारी वाई अक्ष पर जाती है। बारंबारता मान ही तो होता है संख्यात्मक, और संख्यात्मक मान वाई अक्ष पर जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ये हमारा वाई अक्ष पर। क्लियर बच्चों, तो सभी को समझ में आया। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने आंकड़ों का आलेखीय निरूपण पढ़ा है, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़े हैं, दंडालेख और आयत चित्र। अब इसका जो अगला प्रकार है बारंबारता बहुभुज, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।